वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.3 और 9.3 का पहला सवाल है। और इससे पहले हमने सभी सवाल और सभी प्रश्नावलियां आपकी क्लास की हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप वहां पर जाकर के इन सवालों को और प्रश्नावलियों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो अब 9.3 का पहला सवाल है आकृति 9.23, यानी इस आकृति की बात कर रहे हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। देखो, इस जो वृत्त है केंद्र O वाले वृत्त पर ए बी सी इस प्रकार से स्थित है। कोण बी ओ सी 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी 60 डिग्री है। बी ओ सी यानी ये कोण 30 डिग्री का है और ए ओ बी ये है 60 डिग्री का। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त, देखो चाप क्या होती है, चाप ए बी सी बोला है इसने। देखो ये चाप है ए बी सी, ये पूरी क्या है, ये परिधि है ना वृत्त की, इसको बोलते हैं चाप। ये चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, यानी इस चाप के अतिरिक्त एक बिंदु डी भी है, ठीक है, इसी वृत्त पर। और अब हमें कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। अब हमें ए डी सी यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है, यानी ए डी सी को ज्ञात करना है, ये वाला कोण निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें प्रमेय पढ़ेंगे। इसके लिए हमें प्रमेय पढ़ना जरूरी है। अब ये प्रमेय आपकी पुस्तक के अंदर, नई वाली पुस्तक के अंदर पेज नंबर 143 पेज पर दी हुई है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और साथ में याद भी करना है। तो पहले इसको समझते हैं, ये प्रमेय 9.7 क्या है। तो प्रमेय 9.7 में एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। देखो इसको समझते हैं पहले। एक चाप द्वारा यानी एक ही चाप है, मान लो ये जो चाप है ये होती है चाप, ठीक है, यानी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला, यानी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये अंतरित कोण होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग यानी बिंदु ए पर, किसी बिंदु ए पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी इस कोण का ये कोण दुगना होता है। सीधा सीधा ये है। ये प्रमेय ये कहती है, कोई मान लो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बनाया गया है और ये जो कोण है वो इस अन्य बिंदु के कोण से क्या होगा, दुगना होगा। ये दुगना होगा और ये इसका आधा होगा, ठीक है। तो हम इसको गणित की भाषा में लिख सकते हैं, यानी ये कोण हमारा दुगना है और ये क्या है, आधा है। तो इसको डबल कर देंगे, यानी कि इस कोण को कर देंगे 2 गुना पी ओ क्यू, 2 गुना पी ओ की बराबर, इसके बराबर हो जाएगा फिर ये पी बी क्यू के, ठीक है। या फिर इसको आधा कर देंगे तो भी ये बराबर हो जाएगा गणित की भाषा में। तो हमारी प्रमेय को याद करना है और हमें समझना भी है, ठीक है। प्रमेय हमारी ये कह रही है, ये जो चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पे अंतरित कोण अन्य बिंदु पर बने कोण से क्या होगा, दुगुना होगा। इसको हमें याद करना है। तो अब हम पहले सवाल को विस्तार से हल करते हैं। अब इसको हम विस्तार से हल करेंगे। देखो हमारे पास जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेते हैं। एक वृत्त जिसमें कोण बी ओ सी 30 डिग्री व कोण ए ओ बी 60 डिग्री, ये हमारे पास एक वृत्त दिया है और इसके अंदर हमें कोण बी ओ सी 30 डिग्री का था और दूसरा ए ओ बी यानी ये वाला 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये चीज़ हमें दी हुई है प्रश्न के अंदर। हमें ज्ञात करना है कोण ए डी सी, यानी हमें ये वाला कोण निकालना है, ए डी सी यानी ये वाला कोण हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो अब हम इसको विस्तार से हल करते हैं। तो देखो हमें पहले तो ये कोण लेना है पूरा, ए ओ सी यानी पूरा कोण लेना हमें ये वाला, ठीक है। और ये पूरा कोण लेने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले ए ओ सी को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर ए ओ सी को लेंगे तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। इन कोणों के नाम है बी ओ सी, कोण बी ओ
सी प्लस में कोण ए ओ बी, इन दोनों को जोड़ करके हमारा ए ओ सी बनेगा। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे यानी कि बी ओ सी इस वाले को और ए ओ बी इन इस वाले को, दोनों को जोड़ करके हमारा इन कोण ए ओ सी इन पूरा कोण बन जाएगा ये। तो कोण ए ओ सी बराबर बी ओ सी हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री प्लस में ए ओ बी हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। तो कोण ए ओ सी हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया कोण ए ओ सी। अब हम आसानी से ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस कोण का नाम क्या है, कोण ए डी सी। तो ये लिखेंगे कोण ए डी सी, कोण ए डी सी निकाल रहे हैं। और ए डी सी हमने आपको प्रमेय में बताया था, कोण ए डी सी निकालने के लिए ये जो कोण है इसका क्या होता है, ये आधा होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और कोण ए ओ सी, और कारण हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं प्रमेय 9.7। ठीक है, और प्रमेय 9.7 क्या कह रही है आप देख लेना, किताब के अंदर है ये प्रमेय 9.7। यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 9.7, और प्रमेय 9.7 आप पढ़ लेना अच्छे तरह से क्या कह रही है। लेकिन हमने इसकी बात भी लिख देते हैं, इसमें क्या है प्रमेय में शॉर्ट में लिख देते हैं, छोटे रूप में लिख देते हैं। एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर एक ही चाप से लगाएंगे, एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर कोण, यहाँ हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया इसके छोटे रूप में। ठीक है, आप समझ जाना, प्रमेय 9.7 याद कर लेना। और एक ही चाप से यानी हमारी ये एक ही चाप है, ये वाली पूरी एक ही चाप से केंद्र में वृत्त पर कोण, यानी केंद्र पर जो कोण बनेगा और ये वृत्त पर जो कोण बनेगा, इनका क्या संबंध होता है, ये हमने प्रमेय 9.7 में आपको समझाया था। एक बार पुनः बता रहे हैं, देखो एक ही चाप से केंद्र पर जो कोण बनेगा वो वृत्त के कोण से क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है केंद्र पर जो कोण बना है वो इसका दुगुना होगा इस कोण का, यानी ये कोण आधा होगा और ये दुगुना होगा। तो हमने लिख दिया कोण ए डी सी ये वाला। ठीक है, ये कोण ए ओ सी का क्या है, आधा है, ये वाला कोण ए ओ सी का क्या है, आधा है। तो 1/2 कोण ए ओ सी। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो कोण ए डी सी बराबर 1/2 और कोण ए ओ सी का मान है 90 डिग्री, तो गुणा में 90, 2 से 90 कट गया, आगे 45। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए डी सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये कोण निकल के आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक, ये इस तरह से ये हो गया हमारा पहले सवाल का आंसर। इस सवाल में आपको प्रमेय को याद करना बहुत जरूरी है और लिख भी लेना सवाल करने से पहले प्रमेय 9.7। प्रश्नावली 9.3 का सेकंड इन दूसरा सवाल है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखो मान लो ये एक पूरा वृत्त है और उसकी ये एक जीवा है, ये ए बी, ये वाली एक जीवा है और ये त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ये जो वृत्त की जो त्रिज्या है ये और ये इसके बराबर है ये जीवा। इस तरह प्रश्न में कहा है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बोला है लघु चाप, देखो इसमें दो चाप है, एक तो ये लघु चाप है ये वाली, ठीक है, और ये पूरी है ये दीर्घ चाप है। तो इसमें बोला है लघु चाप द्वारा किसी बिंदु पर, मान लो बिंदु सी मान लेते हैं, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है इस कोण को। ठीक है, नहीं लघु चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण, यानी कि लघु चाप ये है हमारी, इसके द्वारा ये कोण बन रहा है वृत्त पर। ठीक है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। दूसरा, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप हमने बताया था ये वाली दीर्घ चाप है और इसके द्वारा बना कोण यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये वाला कोण निकालना है।
ठीक है, ये कोण निकालना है, तभी ये कोण निकल पाएगा और ये वाला कोण भी निकल पाएगा। तो आप जानते हो, ये देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये जीवा है। तो प्रश्न में कहा गया है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये त्रिज्या है दोनों और ये जीवा आपस में तीनों क्या है, बराबर है और एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। और किसी भी त्रिभुज में सारी भुजा कैसी हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो ये कोण हमारा आ जाएगा 60 डिग्री का। तो इसके माध्यम से इसको और इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न नंबर 2 में दिया है वो लिखेंगे। देखो हमें प्रश्न में दिया गया है, आपको पता है ए बी बराबर किसके हैं, इन दोनों त्रिज्याओं के। तो लिखेंगे ए बी बराबर ओ ए बी बराबर ओ ए और ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी, यानी कि ये भुजा तीनों भुजा आपस में बराबर है। ये हमें दिया है प्रश्न में और हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखो हमें ज्ञात करना है कोण ए सी बी, ए सी बी यानी इस कोण को ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी को हमें ज्ञात करना है। और दूसरा कोण निकालना है, ज्ञात करना है कोण ए डी बी, ए डी बी इन इस कोण को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी को भी हमें ज्ञात करना है। दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी, ये की ये एक ये, दोनों कोण निकालने। तो हमें देखो हल करेंगे, तो हल करते समय हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ दी हुई है वो हमने लिख दी, ज्ञात करना है वो भी हमने लिख दिया। अब हमें देखो क्योंकि ए बी ए ओ और ये 1 2 3 ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो यह लिखेंगे क्योंकि ये भुजा हमारे बराबर है जो हमारे पास दी हुई है। ये तो लिख देते हैं ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी। ये आपस में ये भुजा और ये भुजा आपस में तीनों बराबर है। तो ये बराबर है, तो ये त्रिभुज क्योंकि ए बी ओ ए बराबर ओ बी है, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए के चिन्ह लगाएंगे, इसलिए का चिन्ह है ये, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी यानी ये वाला त्रिभुज पूरा त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु लिख देंगे समबाहु त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसकी जो सारी भुजा आपस में कैसी बराबर है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में हमारे जो कोण होंगे सारे 60-60 डिग्री के होंगे। तो ये कोण हमारा ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो हमने लिख दिया पहले ही, तो यहाँ लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर हो गया 60 डिग्री का, कारण समबाहु त्रिभुज है इसलिए। तो ये कोण 60 डिग्री का हो गया। तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा 1/2 यानी इसका आधा होगा 1/2 कोण ए ओ बी के। और कारण हो जाएगा यहाँ पे कारण हो जाएगा प्रमेय हमने बताई थी आपके लिए, प्रमेय 9.7, ये प्रमेय हमने बताई थी आपको। ये प्रमेय 9.7 क्या कहती है, हम आपको बताया भी था प्रमेय के अंदर, आपको पुनः बता रहे हैं। देखो जब भी किसी चाप द्वारा, ये देखो ये चाप है, ये हमारी ए बी हमारी पूरी ए डी बी ये पूरी चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो इसके अन्य बिंदु पर यानी कि वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर जो कोण बनेगा वो केंद्र के कोण से क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, यानी कि इस कोण से ये कोण आधा होता है। तो ये लिख दिया कोण ए सी बी यानी कोण ए सी बी ये वाला कोण आधा है किसका, ए ओ बी के। तो कोण ए सी बी बराबर आधा है
कोण ए ओ बी के, तो इनके मान लिख देते हैं अब। कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुणा कोण ए ओ बी का मान है 60 डिग्री, तो ये कट गया, यहाँ पे आ गया 30, तो यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर आ गया 30 डिग्री, और यही हमें निकालना था, कोण ए सी बी का मान आ गया 30 डिग्री। इस तरह से ये तो हो गए हमारे दूसरे के, इसको हमने हल कर दिया, एक अनुश्रुति हो गई 30 डिग्री। अब हम निकालेंगे कोण ए डी बी को। अब यहाँ पे देखिए ये एक क्या बन रहा है, इसके अंदर चतुर्भुज बन रहा है ए डी बी सी, यानी ये देखो ये क्या बन गए, चतुर्भुज बन गया ए डी बी सी, ये एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज भी कैसा बन रहा है, चक्रीय, यानी चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है उसके जो सम्मुख कोण होता है उनका योग होता है 180 डिग्री, यानी इस कोण का और इस कोण का योग होगा 180 डिग्री, इस कोण का और इस कोण का योग होगा 180 डिग्री, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए डी बी सी, चतुर्भुज ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः कोण, अब देखो कोण ए सी बी, यानी ये वाला कोण ए सी बी और प्लस में कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, इन दोनों मैंने बताया ना, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री, तो इसका और इसका कोण का योग होगा 180 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। अब हमारे पास देखो कोण ए सी बी का हमें मान निकाला था, कोण ए सी बी कितना आया 30 डिग्री, तो कोण ए सी बी के स्थान पर लिख देंगे 30 डिग्री, और प्लस में हमें ये कोण निकालना है, इसको ऐसा ही रहने दें, कोण ए डी बी बराबर 180, और ये 30 इधर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा कोण ए डी बी बराबर 180, ये 30 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -30, तो ये आ गया कोण ए डी बी 180 माइनस 3 गए तो बचेंगे 150 डिग्री, तो हमारा कोण ए डी बी हो गया 150 डिग्री। इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 2 के। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, देखो प्रश्न नंबर 3 इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास, इसमें कोण पी ओ आर 100 डिग्री दे रखा है, यानी ये वाला कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण दे रखा है 100 डिग्री का, यहाँ पे 100 डिग्री है। और दूसरा इसमें पी क्यू आर, ये ओ केंद्र वाले वृत्त पर ये स्थित बिंदु है पी क्यू आर, ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी क्यू आर स्थित बिंदु है, इस तरह से प्रश्न में दिया है, और हमें कोण निकालना है ये वाला, यानी ओ पी आर, ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये दो रेखा खींचेंगे, यानी रचना करेंगे, यानी पी एस और आर एस, पी एस तथा आर एस दो जीवाएँ खींची, यानी ये दो जीवा हमने खींच दी यहाँ पर, तो हमने एक अलग से बिंदु बना दिया एस। अब हमें ये पता है ये पूरा का पूरा क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ये दो रचना करने से ये पूरा क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर सम्मुख जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। अब देखो ये कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसके सम्मुख कौन सा कोण है 100 है, तो दोनों का योग कितना 180 डिग्री है, तो ये 100 है तो ये कितना का होगा 80 डिग्री का, तो ये कोण निकल गया आराम से। जब ये कोण निकल जाएगा तो अब हम आराम से ओ बिंदु पर जो कोण है उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमने प्रमेय 9.7 पढ़ी थी जिसके अंदर ये था, ये एक जीवा है, ठीक है, और जीवा में ये जो कोण होगा वो इसका क्या होगा, दुगना होगा, यानी इससे दुगना ये कोण होगा,
ठीक है, ये आधा है, ये दुगुना होगा प्रमेय 9.7 के अनुसार। तो ये कोण कितने का बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा 8 दूनी 16, 160 डिग्री का बन जाएगा। अब हमारे पास ये कोण आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया पी क्यू ओ, यानी पी आर ओ, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज कैसा बन गया, देखो इसमें ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों के त्रिज्या हमेशा एक वृत्त में कैसी होती है, बराबर होती है, क्योंकि किसी भी वृत्त के अंदर त्रिज्याएं सारी कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। और अब देखो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो सम्मुख कोण होते हैं तो वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये मान लो x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसको विस्तार से हल करते हैं। अब यहाँ पे PQRS ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, यानी पतंग के समान। तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनके कैसे होते हैं, 180 डिग्री, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके अंदर सम्मुख कोण है Q और S, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो इनको लिखते हैं कोण Q प्लस में कोण S, और दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण Q हमारे पास दे रखा है 100 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस में कोण S बराबर हो गया 180 डिग्री। अब कोण S इधर ही रह जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, तो कोण S बराबर 180 माइनस 100, तो ये हो जाएंगे हमारे पास इसका मान आ गया, यहाँ पे नीचे कर देते हैं इसको, कोण S बराबर हो गया 180 माइनस 100, तो ये आ गया 80 डिग्री। ठीक है, कोण S हमारा निकाल के आ गया 80 डिग्री, जो कि हमने पहले ही लिख दिया था ये निकाल करके। ठीक है, किस तरह से निकाला, यहाँ पे हमने गणित की भाषा में लिख दिया है। अब हमें निकालना है ये केंद्र वाला कोण। ठीक है, यहाँ पे 160 कैसे आए, इसको हल करेंगे। अब हमें देखो ये कोण निकालना है POR, तो इसको पहले लिखेंगे कोण POR, जो हमें निकालना है उसको इधर लिखेंगे बराबर। और इसमें देखो ये जो कोण है वो इसका क्या होता है, दुगुना होगा, तो ये इस कोण को दुगुना कर देते हैं PSR को, तो 2 गुणा में कोण PSR। ठीक है, यानी जो केंद्र का कोण होता है वो वृत्त में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है केंद्र का कोण, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, तो कोण POR बराबर 2 गुणा में कोण PSR, यानी PSR जो कि हमें भी निकाला है कितना डिग्री आया, 80 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 80। तो कोण POR बराबर 8 दूनी 16 और 0 की 0, कितना आ गया 160 डिग्री, यानी केंद्र का जो कोण निकल के आ गया हमारा 160 डिग्री। और ये आधा है, किस लिए आधा, यहाँ पे कारण भी लिख सकते हैं, प्रमेय, ये हमारी प्रमेय थी 9.7, हमें हमारी प्रमेय 9.7 के अनुसार ये जो हमने लिखा है इस कारण से प्रमेय 9.7 के अनुसार ही होता है। ये केंद्र का कोण है और ये वृत्त की किसी बिंदु का कोण है, वो इसका ये दुगुना होता है, तो प्रमेय 9.7 के अनुसार हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये कोण निकल के आ गए। अब तो हम लिखेंगे पहले यहाँ त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो POR ये पूरा त्रिभुज कैसा समद्विबाहु है, समद्विबाहु क्यों है, देखो इसमें एक वृत्त की त्रिज्या जो होगी कैसी होती है, बराबर होती है, यानी ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके जो कोण भी कैसे होंगे, ये और ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, और इनको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो आगे लिखेंगे चूंकि ये किसका निशान होता है, चूंकि PO बराबर OR, देखो PO बराबर OR, ये भुजा और ये भुजा दोनों त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर है, और बराबर होने का कारण क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ R लिख दिया हमने और ब्रैकेट में लिख देते हैं त्रिज्या।
एक वृत्त की त्रिज्याएं सारी कैसी होती है, बराबर होती है। पी ओ बराबर ओ आर, यानी ये और ये आपस में बराबर है, और बराबर है तो इनकी जो कोण है वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यह लिखेंगे इसलिए, ये इसलिए का सिंबल होता है, ये चूंकि ये इसलिए कोण, यह लिखेंगे कोण ओ पी आर, ओ पी आर, कोण ओ पी आर बराबर होगा किसके, कोण ओ आर पी के, ओ आर पी, ओ आर पी के, यानी ये वाला कोण ओ पी आर, ओ पी आर, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ओ आर पी के, ओ आर पी, यानी इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा। दोनों क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, और इसका कारण लिख देंगे बराबर क्यों होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे बराबर समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यह लिखें, इस तरह से लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। तो ओ पी आर कोण ओ आर पी, ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब देखो बराबर है तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में हमारे पास ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये तीन कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस में 160 बराबर में 180 डिग्री। और ये बात के कहाँ से आई, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये आप लिख लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये बात इसमें आप लिख लेना बाद में। अब देखो, अब हमें x और x कितना हो गया, 2x, और प्लस में 160 बराबर में 180, और इस 160 इधर चले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2x बराबर में 180, माइनस ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया 160, और इधर 180 में से 160 गए तो बचेंगे 20, और यहाँ 2x से 2 इधर चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा x, और 2 या गुणा में इधर आके भाग में चला जाएगा बटा 2, तो 2 से कट जाएगा 20, 2 एकम 2, 0 की 0। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 डिग्री। और x किसको माना था हमने, यानी ओ पी आर को, ठीक है, जो कि हमें निकालना था ओ पी आर। तो ओ पी आर का मान हो गया हमारे पास कोण आता है, कोण ओ पी आर बराबर कितना है, 10 डिग्री। ठीक है, हमें ओ पी आर का मान निकाल दिया, ओ पी आर यही हमें सिद्ध करना था। देखो ये रहा कोण ओ पी आर बराबर कितना आया, 10 डिग्री। इस तरह से ये हो गया हमारे सवाल नंबर 3 के आंसर। नंबर 4 है, हमारे पास दिया है प्रश्न में, देखो आपकी पुस्तक में देखना प्रश्न में क्या क्या दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दिया है हमारे पास कोण ए बी सी 69 डिग्री। देखो ए बी सी यानी ये पूरा कोण, ठीक है, ये 69 डिग्री दे रखा है। कोण ए सी बी 31 डिग्री, ए सी बी यानी ये कोण 31 डिग्री दे रखा है, 31, और ये 69 ये दे रखा है हमें कोण पुस्तक के अनुसार प्रश्न में। अब हमें याद क्या करना है, हमें बी डी सी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अब हम समझते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक जीवा है वृत्त में, ठीक है, और एक वृत्त खंड में बने कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये देखो एक वृत्त, ये जो जीवा है ये बी सी, तो ये जो वृत्त खंड कहलाता है पूरा, तो इसके अंदर जितने भी कोण बनेंगे, चाहे यहाँ कोण बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, जितने भी कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये वाला कोण अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसके बराबर ये कोण आसानी से निकल के आ जाएगा। और जबकि ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, इसके अनुसार हम इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होता है। तो इस कोण को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं। तो यह लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी यानी इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले इस यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी सी इस वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहले इसको लिखेंगे कोण बी ए सी, यानी बी ए सी, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाला कोण, प्लस में ये वाला कोण है ए बी सी,
तो यह लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस में कोण, उसके बाद लिखेंगे ये वाला कोण बी सी ए, तो बी सी ए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, कारण लिख देंगे, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे कारण भी लिखना चाहो तो लिख देना। अब यहाँ पे देखो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, कोण बी ए सी ये हमें निकालना है, प्लस में कोण ए बी सी, कोण ए बी सी हमारे पास दे रखा है 69 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं 69 डिग्री, प्लस में बी सी ए, यानी बी सी ए या ए सी बी क्या हो या बी सी ए क्या हो, आप कंफ्यूज होगे इसलिए हम इसका नाम ए सी बी रख देते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज होगे वरना इसका नाम कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। देखो बात वही है, ए सी बी इसी कोण की बात हो रही है। ठीक है, चाहे इसको बी सी ए बोल लो चाहे ए सी बी बोल लो। ठीक है, हमने यहाँ सवाल में प्रश्न में लिखा है ए सी बी, तो यहाँ पे भी ए सी बी ही कर दिया। तो कोण ए सी बी का मान है 31 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कोण बी ए सी प्लस में 69 और 31 हो गए, 9 और 1 10, 6 और 3 1 10, कितना होगा 100 डिग्री, और बराबर है 180 डिग्री। अब कोण हमें बी ए सी निकालना है, कोण बी ए सी बराबर 100 इधर चले जाएंगे, तो 180 माइनस 100, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो कोण बी ए सी बराबर 180 में से 100 गए तो बचेंगे 80 डिग्री, यानी कि ये जो कोण हमारे पास निकल के आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो अब आसानी से इसको और ये दोनों कोण कैसे बराबर है, तो ये कोण हमारा हो गया 80 डिग्री। तो अब हम इसको निकालेंगे कोण बी डी सी को, तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं कोण बी डी सी बराबर है कोण बी ए सी बी डी सी, यानी कि बी डी सी ये वाला कोण और कोण बी ए सी ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। और बराबर क्यों है इसका हम कारण भी लिखेंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, यह लिखेंगे एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर है, तो हमारे पास कोण बी डी सी बराबर किसके हैं, इसके बराबर है। और हमारे पास कोण बी ए सी में कितना निकाला 80 डिग्री है, तो ये इसके स्थान पे लिख देते हैं 80 डिग्री। तो कोण बी डी सी कितना आ गया 80 डिग्री। इस तरह से ये हो गया हमारे चौथे सवाल के आंसर, यानी ये कोण हमारा निकल के आ गया 80 डिग्री। कारण हो जाएगा इस तरह से, कारण भी लिखना है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बी डी सी बराबर 80 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 4 का। पांचों सवाल है हमारे पास। देखो पांचवें सवाल में हमारे पास दिया है प्रश्न में कोण बी ई सी 130 डिग्री, कोण बी ई सी यानी ये वाला कोण दे रखे 130 डिग्री का, और साथ में कोण ई सी डी 20 डिग्री। देखो ई सी डी यानी ये वाला कोण दे रखा है हमारे पास 20 डिग्री, और हमें पूछा क्या है कोण बी ए सी यानी बी ए सी यानी ये वाला कोण हमसे पूछा है प्रश्न में, ये वाला कोण हमें निकालना है बी ए सी, और ये कोण दे रखा है। तो देखो आपको पता है एक हमने पहले बताया था पिछले सवाल में भी, एक ये जीवा है बी सी और ये वृत्तखंड है पूरा, ठीक है, ये जीवा है और ये पूरा क्या है वृत्तखंड है। इसमें जितने भी कोण बनेंगे, चाहे यहाँ बनो चाहे यहाँ बनो चाहे यहाँ बनो चाहे यहाँ बनो, कहीं पर भी कोण बनेंगे सारे कोण कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, यानी ई सी डी ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला कोण दे रखा है। तो ये वाला कोण हम अगर हमारे पास निकल के आ जाए
तो हम आसानी से ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कोण जब आएगा जब हम पहले इस कोण को निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये कोण भी नहीं है और ये कोण भी नहीं है। तो देखो अब हम एक ट्रिक लगाते हैं। देखो ये एक रेखा है, ठीक है, मान लो किसी रेखा पर, ये एक रेखा है और किसी भी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो ये एक रेखा है बी डी, और बी डी पर देखो हमारे पास ये कोण 130 डिग्री है, तो ये कोण हमें निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। यानी 130 को 180 में से घटा देंगे तो कितना जाएंगे, 50। कितना जाएंगे यार, ये हो गया हमारा 50 डिग्री का कोण। अब हम आसानी से, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो आसानी से इस कोण को निकाल लेंगे, और ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो अब इसको गणित की भाषा में हल करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इस कोण को हमें 50 डिग्री निकाला, कैसे निकाला वो लिखेंगे। तो हमारे पास देखो कोण है बी ई सी, ये दे रखा है, तो लिखेंगे इसको कोण बी ई सी। कोण बी ई सी प्लस में कोण डी ई सी बराबर होता है 180 डिग्री, और कारण हो जाएगा रैखिक युग्म, यानी एक रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हो जाएगा रैखिक युग्म, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने कोण है और इन कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो कोण बी ई सी, कोण हमारे पास बी ई सी 130 डिग्री है, 130 डिग्री प्लस में डी सी निकालना है, कोण डी ई सी, यानी डी ई सी, इस कोण को हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमने तो निकाल दिया पहले ही, लेकिन कैसे निकाला वो लिखेंगे। कोण डी ई सी बराबर है 180। अब ये 130 इधर जाएगा तो यहाँ पर रहेगा कोण डी ई सी बराबर 180 माइनस 130, तो कोण डी ई सी बराबर 130 में से 180 में से 130 गए तो बचेंगे 50। ठीक है, ये हमारा डी ई सी, यानी डी ई सी कितना आ गया, 50 डिग्री का आ गया। अब हमें निकालना है ये वाला कोण, ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे आप। अब ये कोण निकालना है हमें डी, ठीक है, तो हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे ई डी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में। तो ई डी सी में देखो इनको अलग अलग कोण लिख देते हैं, क्योंकि हम एक ही त्रिभुज को ले रहे हैं, अन्य त्रिभुज को नहीं ले रहे, तो हम सीधे इनके कोण लिख देते हैं सिंगल सिंगल। तो हमारे पास इसमें कोण दे रखे हैं, कोण ई प्लस में कोण सी प्लस में कोण डी बराबर है 180 डिग्री। तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे इस ब्रैकेट में आप लिख लेना, ठीक है, आप बाद में लिख लेना इसमें, क्योंकि हम नहीं लिख रहे, आप लिख लेना। अब कोण ई हमारे पास है 50 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 50, और कोण सी हमारे पास है 20 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस में कोण डी, और कोण डी को हमें निकालना ही है। तो देखो बराबर 180, 50 और 20 कितना हो गया 70, प्लस में कोण डी बराबर 180, और 70 इधर जाएंगे तो कोण डी बचेगा यहाँ पे, कोण डी बराबर 180 माइनस 70 माइनस हो जाएगा यहाँ, तो कोण डी का मान आ गया हमारे पास 180 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 110 डिग्री, यानी ये जो कोण आ गया हमारे पास 110 डिग्री, यानी कोण डी 110 डिग्री आ गया। अब हमें आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है कोण, इसको बी ए सी को, ये वाला कोण निकालना है, तो लिखेंगे कोण बी ए सी। देखो कोण बी ए सी किसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है बी डी सी के, तो यह लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के, बी डी सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के, और बराबर क्यों है, और बराबर क्यों होने का कारण लिख देंगे, ये कारण है एक ही वृत्तखंड पर बने कोण। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण एक ही वृत्तखंड पर बने हैं, इसलिए आपस में कैसे हैं, बराबर है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, इसलिए कोण बी ए सी और बी डी सी आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब हमारे पास कोण बी ए सी निकालना है, तो यह लिखेंगे कोण बी
ए सी, बी ए सी हाँ किसके बराबर, बी डी सी के। और बी हमारे पास डी कोण निकाला हमने, बी डी सी कोण कितने हैं 110 डिग्री, तो आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर कोण बी ए सी, यही हमें निकालना था, कोण बी ए सी को निकालना था, जो कि हमारे पास कोण बी ए सी 110 डिग्री आ गया। इस तरह से ये 5वें सवाल का हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, जो प्रश्न में दिया है वो हमें लिख दिया। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बी सी 70 डिग्री, ये हमारा चतुर्भुज है और चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। इसके अंदर डी बी सी यानी ये कोण दे रखा है 70 डिग्री, और साथ में कोण बी ए सी यानी ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है कोण बी सी डी, यानी कोण बी सी डी यानी ये पूरा कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूरा कोण ज्ञात करना है एक तो। दूसरा, जब ए बी बराबर बी सी तो कोण ई सी डी यानी कि ए बी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर हो, तो ई सी डी यानी ये वाला यानी सेपरेट यानी आधा, यानी ई सी डी ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। पहले ये पूरा ज्ञात करना है और फिर ये आधा ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हम समझते हैं कि हमारे पास मान लो ये क्या है, एक जीवा है, बी सी एक जीवा है और बी सी जीवा है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक वृत्तखंड हो गया। और वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे, जितने भी पॉइंट पर जितने भी बिंदु पर बनेंगे, वो कोण सारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एक वृत्तखंड में बने सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये जीवा है तो इसमें एक तो ये कोण बन रहा है, ठीक है, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा ये वाला। ठीक है, ये 30 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है इसलिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अब पहले इसको हम गणित की भाषा में हल करते हैं। तो यह लिखेंगे कोण बी डी सी, कोण यहाँ पे कोण का सिंबल है, ये कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर होगा बी डी सी यानी बी डी सी यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, बी ए डी के। तो यह लिखेंगे कोण बी ए डी सी, ये कोण हमें निकालना है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, बी ए सी के, इसके बराबर होगा। तो लिख देते हैं कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी बी ए सी के बराबर होगा। और बराबर होने का कारण भी क्या हो जाएगा, इसमें बराबर होने का कारण लिख देंगे हम, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण। ठीक है, ये इस तरह से हमने पहले लिख के तैयार कर रखा है, आप लिख लेना ब्रैकेट में, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपस में ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। और ये कोण हमारे पास कोण बी डी सी, कोण बी डी सी हमारे पास कोण बी ए सी दे रखा है, बी ए सी 30 डिग्री है, तो कोण बी डी सी भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बन गया, ये कोण हमें निकाल दिया, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया बी डी सी, यानी ये पूरा एक त्रिभुज बन गया और इसमें ये कोण भी मिल गया, ये कोण मिल गया। तो आसानी से हम इस पूरे कोण को निकाल सकते हैं, कोण सी को। तो हम लिखेंगे कोण यानी त्रिभुज बी डी सी में, तो यह लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो सभी के नाम लिख लेते हैं। देखो कोण डी बी सी यानी इस कोण को लिखेंगे पहले, कोण डी बी सी, कोण डी बी सी प्लस में कोण डी बी सी, कोण डी बी सी प्लस में उसके बाद है बी डी सी, कोण बी डी सी प्लस में और है बी सी डी बराबर है, इन तीनों कोणों का योग होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे हम कारण भी लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। अब देखो तीनों कोण ले लिए, कोण डी बी सी ये वाला कोण ले लिया, उसके बाद बी डी सी ये वाला कोण ले लिया,
उसके बाद बी सी डी, ये नहीं, ये पूरा कोण ले लिया ये वाला। तो अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कोण डी बी सी हमारे पास दे रखा है। कोण डी बी सी हमारे पास है डी बी सी ये वाला 70 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 70। और बी डी सी ये वाला 30 डिग्री। उसके बाद में प्लस में, और ये कोण है, हमें कोण नहीं लिखे थे, कोण है ये, और ये कोण पी सी डी हमें निकालना है। बी सी डी बराबर 180 डिग्री। 70 और 30 हो गए 100, प्लस में कोण बी सी डी बराबर 180, और ये 100 इधर जाएंगे, कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 100। तो कोण बी सी डी हमारे पास निकल के आ गया। कोण बी सी डी बराबर 180 में से 100 गए तो बचेंगे 80, यानी कि 80 डिग्री आ गया। बी सी डी हमें ज्ञात करना था, बी सी डी जो कि हमने ज्ञात कर दिया है। कितना आ गया? 80 डिग्री। एक तो ये छठे का हमारा हो गया आंसर 80 डिग्री, इसका उत्तर तो दे दिया हमने। कोण बी सी डी कितना है? 80 डिग्री आंसर। अब हम देखो, जब ए बी बी सी बराबर हो, यानी ए बी और बी सी क्या हो? बराबर हो, तो कोण ई सी डी का मान निकालेंगे, यानी कोण ई सी डी, यानी इस कोण का मान निकालेंगे, इसके अभी तो पूरे का निकाला है, अब किसका निकालेंगे? आधे का, तो इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ए बी बराबर बी सी, तो ई सी डी निकालना है। देखो ए बी और बी सी ये कैसे बराबर है? क्योंकि बराबर है तो हमें क्या निकालना है? ई सी डी यानी ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अब तो देखो हमारे पास ये वाला त्रिभुज, अगर ये कोण निकल जाएगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है, अभी निकाला है, ये पूरा आ गया 80 डिग्री। तो अब हमें अगर ये कोण निकल जाता है तो 80 में से ये वाला कोण घटा देंगे, तो ये कोण आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम देखो त्रिभुज ए बी सी में, पूरा त्रिभुज ए बी सी है, इसमें दो भुजाएं इसकी क्या है? बराबर है। तो कैसा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये 30 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा है पहले ही, चूँकि ए बी बराबर बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सी ए बराबर बी ए सी, यानी कि बी सी ए इस कोण के बराबर क्या होगा? बी ए सी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यानी कोण बी सी ए बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण बी ए सी, ये आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर है। कारण हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमने ये वाला कोण निकाल दिया, तो ये वाला कोण कैसे निकाला? तो ये लिखेंगे बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर, और बी ए सी ये कोण कितने डिग्री का दे रहा है? 30 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री का हो गया? बी सी ए कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, क्योंकि इसमें ये कोण 30 डिग्री का दे रखा है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ये वाला निकालना है, ई सी डी, ये वाला कोण निकालना है। तो ई सी डी निकालने के लिए इस पूरे में से हम 30 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, आपको साफ दिख रहा होगा। दिखने में कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अब हम यहाँ लिख देते हैं, हम निकाल रहे हैं कोण ई सी डी, कोण ई सी डी को निकाल रहे हैं। ठीक है, कोण ई सी डी बराबर कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास कोण था बी सी डी, ये हमें निकाला था अभी। बी सी डी में से कोण बी सी डी माइनस ये घटा देंगे छोटे वाला कोण जो अभी हमने निकाला है, कोण ये वाला बी सी ए को घटा देंगे, कोण बी सी ए इसको घटा देंगे। तो घटाने पे हमारे पास कोण यहाँ पे कर देते हैं, कोण ई सी डी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, कोण ई सी डी अब निकाल रहे हैं हम। तो कोण बी सी डी हमारे पास है 80 डिग्री माइनस, और कोण बी सी ए अभी निकाला है, कोण बी सी ए यानी ये वाला कोण अभी निकाला हमने, कितने डिग्री है? 30 डिग्री, ये रहा
बी सी ए 30 डिग्री है, तो इसके स्थान पर लिख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, तो हमारे पास कोण निकल के आ गया ई सी डी। ई सी डी कोण हो गया 80 में से 30 गया तो ये बचेंगे 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा कोण ई सी डी, और हमें कोण ई सी डी ही निकालना था, जो कि हमारे पास निकल के आ गया 50 डिग्री। इस तरह से छठे सवाल के ये हो गए हमारे आंसर 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखो ए बी सी डी ये पूरा क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें विकर्ण ए सी व बी डी वृत्त के व्यास है। देखो इसमें विकर्ण है ए सी और बी डी, ये वृत्त के क्या है, व्यास है। व्यास क्यों है, क्योंकि ये वृत्त के जो केंद्रक है, यहाँ पे क्या है, केंद्रक है, यहाँ से ये गुजर रहे हैं, इसलिए क्या है, वृत्त के व्यास है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है, हमें ए बी सी डी को आयत है ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो आयत में देखो मुख्य बात क्या होती है, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण होते हैं आयत के, यानी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं, तो वो आयत कहलाती है। अगर हम इन कोणों को 90 डिग्री का सिद्ध कर लेते हैं तो ये आयत सिद्ध हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेते हैं उत्पत्ति। अब यहाँ पे देखो ये ए सी इस वृत्त का व्यास है, तो व्यास है तो ये इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, और जब दो भागों में बट रहा है तो इस पे जो कोण बनेगा, यानी अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अर्धवृत्त का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, और इधर भी ये अर्धवृत्त है और इधर भी ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त के जितने कोण होंगे 90 डिग्री होंगे। अगर मान लो बी डी इसमें व्यास है, ये बी डी व्यास है, तो इन दोनों भागों को किस में बांट रहा है, अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त में जो कोण बनेंगे तो वो बनेंगे 90 डिग्री के। ठीक है, इधर भी बनेंगे 90 डिग्री के। तो ठीक है, तो अब हम इसको विस्तार से सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए सी वृत्त का व्यास है, ए सी वृत्त का व्यास है, ए सी वृत्त का व्यास है। अब ए सी वृत्त का व्यास है तो हमारा जो कोण है, कोण ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, व कोण ए डी सी यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर होगा 90 डिग्री का। और इसमें कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री के कारण हो जाएंगे, इसमें कारण भी लिखेंगे, क्योंकि कैसे कोण है, ये अर्धवृत्त के कोण है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के कोण। ठीक, अर्धवृत्त के कोण हमेशा कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों 90 डिग्री कोण हो गए, तो अब हम बी डी व्यास को लेंगे। अगर मान लो ये व्यास है बी डी, तो यह लिखेंगे बी डी वृत्त का व्यास है, बी डी वृत्त का व्यास है, बी डी वृत्त का व्यास है। तो अब देखो बी डी वृत्त का व्यास है, तो ये कोण और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर होगा 90 डिग्री का, डी ए बी, ठीक, डी ए बी ये वाला कोण 90 डिग्री का, व कोण अब ये डी सी बी यानी ये वाला कोण, डी सी बी, डी सी बी यानी ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और इसमें भी कारण वही रहेगा, ये लिख देंगे अर्धवृत्त के कोण, क्योंकि ये भी कैसे कोण है, अर्धवृत्त के ये कोण है, इसलिए ये भी 90 का और ये भी 90 का, 90 डिग्री हो गए। अब हम इस तरह से इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1
व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बात सिद्ध हो रही, देखो ये सारे कोण 90 डिग्री की सिद्ध हो रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो अब हम कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD एक आयत है। चतुर्भुज ABCD एक आयत है। आयत है क्यों? क्योंकि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो चतुर्भुज ABCD इसलिए एक आयत है, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। और ये 7वें सवाल का हो गया आंसर। देखो ABCD एक आयत है, तो ये बात हमने यहाँ पे सिद्ध कर दी है। अब प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास। देखो प्रश्न नंबर 8 हमारे पास है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखो ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि उसकी जो भुजा होती है आमने सामने की, यानी दो भुजा कैसी होती है, समांतर होती है। तो देखो इसमें ये भुजा और ये भुजा कैसी आपस में समांतर है, ठीक है, जो कि हमने दिया में लिख दिया। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC के, यानी AB भुजा DC के क्या है, समांतर है, ठीक है। और प्रश्न में दूसरी बात ये दी गई है, यानी असमांतर भुजाएं, यानी ये और ये दो भुजा असमांतर है लेकिन आपस में कैसी है, ये बराबर है, ठीक है। ये हमने लिख दिया AD बराबर BC। AD ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर नहीं है लेकिन कैसी है, बराबर है। तो AD बराबर BC, ये इस तरह का हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हमें पहले एक रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, AD के समांतर एक ऐसी रेखा खींचते हैं, यहाँ पे AD के समांतर हो, यहाँ से और यहाँ तक एक रेखा खींचते हैं। तो रेखा पहले खींच लेते हैं, AD के समांतर हो, ठीक है। ये रेखा हम AD के समांतर खींच रहे हैं, ये हमने रेखा खींच दी। अब देखो ये रेखा हमने AD के क्या खींची, समांतर, और इसका नाम रख देते हैं E, इसका नाम हो गया E। अब हम रचना में लिख देंगे, यहाँ पे रचना में हमने जो काम किया है पहले लिखेंगे AD समांतर BE। AD के समांतर हमने क्या खींची है, BE, यानी AD इस भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींची है BE। तो यहाँ पे लिखेंगे AD समांतर BE, रचना में रचना की, ये रचना की, हमने इसकी रचना की है, ठीक है। रचना में हमने ये रेखा खींची है बस। अब आगे इसको करते हैं। तो देखो आगे लिखेंगे इसकी उत्पत्ति, आगे कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के अंदर चतुर्भुज ABCD में सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुज ABED में, इस वाले चतुर्भुज को ले रहे हैं ABED में, इस वाले को बस, ठीक है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे चतुर्भुज ABED में, चतुर्भुज ABED में, चतुर्भुज ABED में। अब देखो क्या क्या है हमारे पास, AD और BE क्या है, बराबर है। AD और BE कैसी है, दोनों समांतर है। तो ये बात हम रचना से मिली है। तो AD समांतर है BE, और ये बात हमें कहाँ से मिली है, रचना से। यहाँ पे लिख देते हैं रचना से, यानी AD और BE क्या है, समांतर है। AD समांतर BE रचना से मिली है। और दूसरी बात लिखते हैं इसमें AB और DE, यानी AB और DE ये आपस में कैसी है, समांतर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। देखो ये AB DC के समांतर है, तो ये AB DE के भी क्या होगी, समांतर होगी। ये बात हमें यहाँ पे दिया है प्रश्न में, तो ये भी लिख देते हैं AB समांतर DE, AB समांतर DE, यानी ये और ये यहाँ से और यहाँ तक आपस में समांतर होगी। तो AB समांतर DE, ये बात हमें कहाँ से मिली, दिया है।
दो बात होगी। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या बात सिद्ध हो रही है। देखो समीकरण हमारा AD समांतर BE, यानी कि AD समांतर BE, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में समांतर है, ये भी समांतर है। और साथ में AB बराबर DE, यानी AB बराबर DE, यानी ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, समांतर होगी। तो ये पूरा हमारा चतुर्भुज कैसा बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, क्योंकि आमने सामने की जो भुजा इनमें कैसी है, समांतर है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से चतुर्भुज, यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात सिद्ध होगी समीकरण 1 व समीकरण 2 से चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दो कोण बन रहे हैं, कोण नंबर 1 और एक कोण नंबर 2, ठीक है। तो ये जो सम्मुख कोण है वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, किसमें, समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता है कि उनके सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यह लिखेंगे, अब ये कोण A और ये कोण, ये वाला एक कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखते हैं, कोण A बराबर होगा कोण 1 के, क्यों 1 है ये, क्योंकि हमने नंबर डाल दिया इस कोण का 1 नंबर। तो कोण A बराबर 1, यानी दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कारण हो जाएगा ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसका कारण हो गया। और इस तरह से हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, इसको 3 ढंग से लिख देते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो इसमें एक बात और निकल के आ रही है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के अंदर जो सम्मुख भुजा होती है वो समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो देखो इसमें ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी AD BE के बराबर होगी। कारण हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए। तो लिख देते हैं यहाँ AD बराबर में BE, AD बराबर में B, कारण हो जाएगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इस तरह से हो गया समीकरण नंबर हमारा 4। अब यहाँ पे देखो AD और BC ये हमें दे रखा है, AD और BC आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो ये भी लिख देते हैं, AD बराबर है BC के, AD यानी कि AD BC के बराबर है। तो ये हो गया हमारा, ये हमें कहाँ से मिला, दिया है, ये प्रश्न में हमें दिया है। और ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 5। इस तरह से ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 5। अब हमें देखो समीकरण नंबर 5, 4 और 5 से क्या बात सिद्ध हो रही है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से देखो समीकरण 4 ये वाला है और समीकरण 5 ये। तो इसमें देखो AD BE के बराबर भी है और AD BC के बराबर भी है, यानी कि ये जो भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो इसके मतलब ये भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिख देंगे BE, यहाँ पे लिख देते हैं BE BC के बराबर भी होगी, BE बराबर होगी BC के। अब देखो चित्र में देखो BE ये वाली भुजा और किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी BC के, ठीक है, क्योंकि BC पहले इससे बराबर है ना, और ये भी इसके बराबर है। तो ये दोनों भुजा भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो BE बराबर BC। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया।
अब देखो ये हमारा त्रिभुज बन गया BEC, ये त्रिभुज बन गया। और ये त्रिभुज के अंदर देखो ये दोनों भुजा आपस में कैसी है, बराबर है। और बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण है ये कोण और इसके जो सम्मुख कोण है ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात भी हम लिख देते हैं। त्रिभुज BEC में, यानी BEC इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज BEC में बराबर भुजा है BE, यहाँ पे लिखेंगे BE बराबर है BC के, BE बराबर BC, दोनों BE बराबर BC यानी दोनों भुजा हमारी बराबर है। तो इससे हमें क्या बात सिद्ध हो रही है, यानी ये कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर कोण 2, ठीक है। कोण C ये है और कोण 2 ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कारण हो जाएगा यहाँ पे, कारण लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इस तरह से लिख देंगे हम। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण C बराबर कोण 2, ये दोनों कोण कैसे आपस में बराबर है। इस तरह से हो गया समीकरण नंबर, ये हो गया 6, ठीक है। ये 5 समीकरण, ये हो गया 6, समीकरण नंबर 6। अब हम देखो समीकरण 3 व समीकरण 6 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 6 को जोड़ने पर। तो समीकरण 3 हमारा ये है, तो देखिए इसमें कोण इधर वाला लेफ्ट साइड में कोण A है और इधर में कोण C है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कोण A प्लस में कोण C, लेफ्ट साइड में तो दोनों बराबर, और राइट साइड में कोण 1 है, कोण 1 और इधर राइट साइड में कोण 2 है, तो प्लस कोण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 आना चाहिए, ठीक है। और ये हमने कोण A प्लस में कोण C बराबर कोण 1 प्लस में कोण 2, ये हमने कहाँ से लिया, समीकरण 3 व 6 से, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे कोण है यानी 1 और 2 ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है, और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी एक रेखा पर बने कोणों को योग होता है 180 डिग्री। तो दोनों कोण कैसे है, रेखिक युग्म, तो कोण 1 और कोण 2 के स्थान पर हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस में कोण C बराबर कोण 1 और 2 इसके स्थान पे 180 डिग्री लिख सकते हैं। कारण है हमारा रेखिक युग्म। कैसे कोण है ये दोनों, कोण 1 और 2 रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण हमेशा 180 डिग्री होता है, दोनों का योग। तो कोण 1 और कोण 2 के स्थान पे लिख दिया 180 डिग्री। अब देखो हमारे पास, अब यहाँ पे ये जो कोण है यानी A और C, यानी इन दोनों का योग 180 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोण A और कोण C का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। यानी हमें सिद्ध करना था ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री। यानी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो यह लिख देंगे आता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये बात हमने सिद्ध कर दी, और यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये बात सिद्ध कर दी, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका और इसका कोण A और C का, देखो कोण A और C का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये बात हमारी सिद्ध होगी। इस तरह से 8वें का ये हो गया आंसर। प्रश्नावली 9.3 का 9वां सवाल है, दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो दो वृत्त दिए हैं, एक ये छोटा वाला एक बड़ा वाला, और ये B और C पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हैं। देखो वृत्तों से जाने वाले रेखाखंड है ये वाला, एक तो ABD यानी ये वाला रेखाखंड, और दूसरा रेखाखंड है ये
पी बी क्यू, ये वाला एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए आकृति, ये वाली आकृति का नाम है, सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर कोण QCD, यानी कोण ACP यानी ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और कोण QCD यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब इस सवाल को हम विस्तार से करेंगे। पहले तो इस चित्र को समझते हैं और इसको बनाते हैं। अब हमें ये चित्र बना लिए। अब देखो इन चित्रों के अंदर हम पहले लिखेंगे दिया है, चित्र अनुसार दो वृत्त बी व सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। चित्र के अनुसार दो वृत्त हैं जो बी और सी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिद्ध करना है कोण ACP और कोण QCD, यानी हमें ACP यानी ये वाला कोण, और QCD यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, यानी AP को मिलाएंगे, इधर QD को मिलाएंगे। तो रचना कर लेते हैं। पहले हम स्केल की सहायता से करनी है हमें, क्योंकि हमारी लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, हम बिना स्केल करेंगे तो स्केल से खींच लेते हैं। ये हम रचना कर रहे हैं और रचना यहाँ पे कर दी हमने, ये इसको इससे मिला दिया और इधर भी इसको मिला देते हैं हम, ठीक है। इधर भी मिला रहे हैं, देखो आप भी स्केल की सहायता से मिलाना, वरना गलत हो जाएगा आपका सवाल। इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ मिला दिया हमने, ठीक है, ये इसको मिला दिया है। अब हमें ये दो AP और QD को मिलाया, तो यहाँ पे रचना में लिख देते हैं AP व QD को मिलाया, यानी कि AP और QD को मिलाया। अब देखो इससे हमारी एक बात सिद्ध होगी कि ये हमने एक जीवा खींची है AP, इधर में इस वृत्त में एक ये QD हमें जीवा खींची है, यानी दोनों को मिला दिया। तो अब देखो इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये जीवा के इधर वाला ये क्या है कि वृत्तखंड बन रहा है, और एक वृत्तखंड पे जितने भी कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, समान बनते हैं। देखो इस जीवा से एक तो कोण ये बन रहा है, ठीक है, और एक कोण हमारा ये बन रहा है, ठीक है। ये दो कोण बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, आपस में कैसे हैं, ये दोनों कोण बराबर है। और इस वाली जीवा से देखो एक तो ये कोण बन रहा है और एक कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये भी और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि हमारा एक वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब यहाँ पे उपपत्ति में यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, तो देखो यहाँ पे कोण ACP बराबर होगा कोण ABP के, ABP, देखो ACP हमारा ACP यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, ABP पे, ABP यानी इसके बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी जीवा है, तो ये वृत्तखंड है, और एक वृत्तखंड पे बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब इस तरह से लिख देंगे, एक वृत्तखंड के कोण है, यानी ACP और ABP, यानी ACP और ABP आपस में एक दूसरे के एक वृत्तखंड के कोण है, तो इसलिए बराबर है। और इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, तो इसको नाम और दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब हम इसी तरह से देखो ये हमारी जीवा है, तो ये कोण और ये कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, कारण एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए। तो यह लिखेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, कोण QCD बराबर होगा, कोण QCD बराबर होगा कोण QBD के, QBD बराबर होगा QBD के। देखो QCD कौन सा है, QCD यानी ये वाला कोण, और QBD यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है ये। तो कारण इसमें लिख देंगे, इसमें भी कारण ये जाएगा, एक ही
वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण है आपस में, इसलिए क्या है, बराबर है। और ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये कोण के बराबर ये कोण होगा, तो दोनों कोण कैसे होंगे आपस में, बराबर, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है ये दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर होगा, कोण ए बी पी बराबर होगा, इसके बराबर होगा ये क्यू बी डी, ये वाला कोण क्यू बी डी। देखो कोण ए बी पी, कोण ए बी, कोण देखो ये वाला कोण है ए बी पी, ए बी, ये देखो ये वाला ए बी पी, ये नहीं ये वाला कोण, ठीक है। और किसके बराबर है, क्यू बी डी के, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, ए बी पी कोण बराबर है क्यू बी डी के। तो यह लिख दिया कोण ए बी पी बराबर है क्यू बी डी के, और कारण हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख, शीर्ष अभिमुख, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण है इसलिए। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। शीर्ष अभिमुख कोण है इसलिए आपस में एक दूसरे के ये बराबर है। अब 3 बात इसमें आ गई, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 व 3 से, यानी तीनों समीकरण से क्या क्या बात निकल के आ रही है वो चीज़ लिखेंगे आप। अब यहाँ पे देखो कोण ए सी पी हमें क्या सिद्ध करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 हमारा ये, तो कोण ए सी पी, तो ये लिखेंगे कोण ए सी पी, ए सी पी किसके बराबर है, ए बी पी के, और हमें किसके बराबर लाना है, क्यू सी डी के। अब देखो ए सी पी किसके बराबर है, ए बी पी के, यानी इसके ये बराबर है। और ए बी पी किसके बराबर है, ए बी पी है कोण क्यू बी डी के, ठीक है। और क्यू बी डी किसके बराबर है, क्यू बी डी बराबर है क्यू सी डी के, ठीक है। क्यू बी डी बराबर किसके हैं, क्यू बी डी किसके बराबर है, क्यू सी डी के। तो हमें क्या लाना है, क्यू सी डी लाना है। तो ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी, ठीक है, क्यू सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था, ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी। इस तरह से 9वें का सवाल का ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। देखो इसमें हमारे पास ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर है, और ये आपस में दोनों कोण कैसे हैं, ये बराबर है। और जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरह से ये हो गया 9वें सवाल का आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, हमारे पास दिया है, पहले ही देखो क्या क्या दे रखा है, चित्र के माध्यम से समझेंगे इसको। त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी और ए सी, ये त्रिभुज है पूरा, और इसकी 2 भुजाएं ए बी और ए सी, केंद्र ओ व ओ डैश वाले वृत्तों के व्यास है, यानी कि हमारे पास 2 वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और दूसरे का ओ डैश है। तो इन दोनों वृत्तों का ये भुजा क्या है, व्यास है, ठीक है। यानी ए बी इसका व्यास है ओ का, और ये ए सी इन ओ डैश वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। यानी ओ डैश वाले केंद्र है उसका ये क्या है, व्यास है ए सी, और इसका ओ का व्यास है ए बी, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दिया है, सिद्ध करना है। बिंदु डी बी सी भुजा पर स्थित है। देखो बिंदु डी हमारे ये वाला, और किस पे स्थित है, ये बी सी भुजा पर, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हम रचना करेंगे, इसके लिए क्या रचना करेंगे, हम 1 को डी से मिलाएंगे। तो ये काम स्केल की सहायता से करेंगे, 1 को डी से मिला रहे, देखो ये हमने 1 को डी से मिला दिया स्केल की सहायता से, ठीक है। ये हमने 1 को डी से मिला दिया, तो रचना में लिखेंगे 1 को डी से मिलाया, 1 को डी से मिलाया, ये हमने रचना कर दी। अब इसकी करेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। तो उपपत्ति में पहले लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको। देखो ये हमने क्या खींचा है, यहाँ ए डी को मिलाया,
तो ये क्या है, व्यास है। ये रेखा क्या है, व्यास है। तो ये व्यास अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ये आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है। तो इस अर्धवृत्त के अंदर जो ये कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरह इसमें भी ये देखो, ऐसी क्या है, व्यास है और व्यास अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है। तो इस अर्धवृत्त में भी ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का, क्योंकि अर्धवृत्त के कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के समकोण होते हैं। तो ये बात हम यहाँ लिखते हैं, कोण ए डी बी बराबर है 90 डिग्री और कारण हो जाएगा अर्धवृत्त के कोण। तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त के कोण। अर्धवृत्त के कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के समकोण होते हैं। इसी तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से इसको लिखेंगे हम ए डी सी ये वाला कोण। तो कोण ए डी सी बराबर है 90 डिग्री का और इसका कारण भी अर्धवृत्त के कोण। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2 समीकरण बन गया हमारे पास। आप इनसे देखो क्या सिद्ध हो रही है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या स्थिति बनेगी, देखो हमारे पास इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भाग इधर जुड़ेगा। तो यह लिखेंगे कोण ए डी बी प्लस में कोण ए डी सी बराबर 90, इधर प्लस 90। ठीक है, दोनों को जोड़ा है। अब हमारे पास देखो ए डी बी और ए डी बी को जोड़ रहे हैं। तो देखो ए डी बी, ठीक है, ये वाला कोण और इधर से है ए डी सी, यानी इसको और इसको कोण को जोड़ेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, रेखिक युग्म बन रहा है। यानी कि एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा कोण बन जाएगा एक रेखा का कोण। यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा बी डी सी। तो यहाँ लिख देंगे कोण बी डी सी। इन दोनों को जोड़ने पर बन गया कोण बी डी सी। देखो ए डी बी और ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरी रेखा बन जाएगी। और पूरी रेखा बनी होती है 180 डिग्री के कोण से। ठीक है, एक रेखा 180 डिग्री के कोण से बनी हुई होती है। तो ये दोनों कोणों को जोड़ने पर कोण क्या बना, बी डी सी। तो कोण बी डी सी बन गए इन दोनों को जोड़ने पर। तो अब यहाँ पे हमारे पास 90 और 90 कितने होते हैं, 180 डिग्री। अब देखो कोण बी डी सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है हमारा, ये क्या है, एक रेखा है। तो बी डी सी एक रेखा में स्थित है, अतः प्रतिच्छेद बिंदु डी त्रिभुज की तीसरी भुजा बी सी पर स्थित है। ये बात सिद्ध हो गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब इस तरह से लिख देंगे कोण बी डी सी, यानी कोण जो बी डी सी है पूरा, यानी एक रेखा है। तो कोण बी डी सी एक रेखा है, अतः प्रतिच्छेद बिंदु डी बी सी भुजा पर स्थित है। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु डी ये बी सी भुजा पर स्थित है। ये बात हमें सिद्ध हो गई और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। देखो बिंदु डी बी सी भुजा पर स्थित है और ये बिंदु डी बी सी भुजा पर स्थित है। ये बात हमारी सिद्ध होगी। इस तरह से 10वें सवाल का ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। देखो उभयनिष्ठ कर्ण का मतलब हो गया ऐसे त्रिभुज जिनमें कर्ण समान हो, यानी उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में कर्ण एक ही हो। तो ऐसा हमें दो त्रिभुज बनाने हैं और त्रिभुजों के नाम भी दिया है इसने ABC, जो कि हमने बना दिया। ये मान लो कर्ण है, ठीक है, ये हो गया कर्ण, AC कर्ण है ये। और अभी त्रिभुज बन रहा है ABC, एक तो ये हो गया। दूसरा बन रहा है इसमें ADC और ABC, ADC, ठीक है, ये दो इसमें त्रिभुज बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। दोनों में कर्ण क्या है, ये AC हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। तो हमें आगे इसको सिद्ध कीजिए कि कोण CAD और CBD, यानी कोण CAD यानी ये कोण
और सी बी डी यानी ये कोण, ठीक है। अब देखो ये जो कोण है ये हमारा जब बनेगा जब रचना से हम बी और डी को मिलाएंगे, तो इसके में रचना करनी पड़ेगी, बी को डी से मिलाएंगे तब ये कोण निकल के आएगा, ठीक है। इसको हमने मिला दिया तो ये कोण, अब हमने बताना ये कोण और ये कोण आपस में कैसे है, बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो अब हम इसको डिटेल से विस्तार से हल करते हैं। अब उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज है ए बी सी, इसको लेंगे यानी इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो ये हमारा लिखेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो कोण हमारा ए बी सी यानी ये वाला कोण, ठीक है, और ये क्या है 90 डिग्री का है। ये हमें क्या दे रखा है, दे रखा है दो समकोण त्रिभुज। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसके सामने कर्ण है, तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यार त्रिभुज ए बी सी में कोण लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर है 90 डिग्री, और इसमें कारण हो जाएगा दिया है, कारण हो गया दिया है, और इस तरह से हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इस त्रिभुज में देखो ये वाला त्रिभुज ले लिया, अब दोबारा दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो अब ये वाला त्रिभुज है तो इसमें भी ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी कि एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ही हो गया हमारा ये वाला त्रिभुज। अब ये त्रिभुज है ए डी सी में, यानी इस वाले त्रिभुज में तो ये कर्ण है, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा इसमें, 90 डिग्री का, ठीक है। ये कर्ण है तो ये कर्ण है और ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये लिख देते हैं कोण ए डी सी, यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है ए डी सी की, यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम इस बार, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, और कारण हो जाएगा हमें प्रश्न में दिया है दो समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे दिया है, और ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब देखो दोनों समीकरण से क्या बात सिद्ध हो रही है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरणों से क्या बात सिद्ध हो रही है, देखो ये उभयनिष्ठ कर्ण AC पर एक वृत्त का व्यास भी है, यानी हमारा जो AC है, ये जो AC है इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा व्यास है, यानी ये उभयनिष्ठ व्यास है, यानी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले। अब देखो ये जो कर्ण है, ठीक है, AC ये क्या है, हमें एक वृत्त का व्यास भी है, ठीक है। ये कर्ण क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये कर्ण AC एक वृत्त का व्यास है, जो कि हमने चित्र के माध्यम से लिख दिया, यानी कि ये लिखा है हमने, ये उभयनिष्ठ कर्ण AC एक वृत्त का व्यास भी है। तो AC व्यास है तो इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, यानी अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। एक तो अर्धवृत्त ये रहा, एक अर्धवृत्त ये रहा, और अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं वो सारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है एक ही वृत्त खंड के कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखो ये जो कोण है, अब ये हमारा वृत्त खंड बन रहा है, तो ये हमारा CD है, ये क्या जीवा है, और जीवा के इधर जो कोण बनेंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये बात लिख देते हैं जीवा CD से, ये जीवा CD से देखो जीवा ये AC क्या है, हमारा व्यास है, तो ये क्या बन गए, अर्धवृत्त बन गए, और अर्धवृत्त में ये क्या है, हमारी जीवा है, ठीक है। CD क्या है, हमारी जीवा है, और जीवा से जो कोण बनेंगे, यानी जीवा से अर्धवृत्त में जीवा से जो वृत्त में कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखो इससे ये कोण बन रहा है जीवा CD से, एक तो ये कोण बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये CD हमारी जीवा है इसलिए। तो कोण लिखेंगे, कोण CAD बराबर कोण होगा CBD, और कारण हो जाएगा एक ही वृत्त खंड के कोण है, ये एक ही वृत्तखंड के कोण,
ठीक है। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देखो CAD यानी CAD यानी ये कोण, और दूसरा है CBD यानी ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कारण हो गया एक ही वृत्तखंड के कोण है। और हमें क्या सिद्ध करना था, कोण CAD बराबर CBD, कोण CAD बराबर CBD, कोण CAD बराबर CBD, ये बात हमें सिद्ध करनी थी। और ये बात क्या होगी, हमारी सिद्ध हो गई। यानी ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, CAD ये वाला कोण और CBD यानी ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये बात हमें सिद्ध करनी थी। इस तरह से 11वें सवाल का ये हो गया आंसर। अब प्रश्न नंबर 12 है, हमारे पास दिया है ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। यानी ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और जबकि सिद्ध करना है हमें ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD एक आयत है, ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि इनमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का आ जाता है, तो वो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और आसन कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब सम्मुख कोण मान लो बराबर है और आसन कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तो आराम से ये बात हमारी सिद्ध हो जाएगी कि ये आयत है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि एक कोण को 90 डिग्री लाना है बस। ठीक है, तो ABCD एक आयत है, ये बात हमारी सिद्ध हो जाएगी। तो अब हम उत्पत्ति इसको सिद्ध करते हैं। देखो ये हमारे एक चक्रीय चतुर्भुज भी है और साथ में समांतर चतुर्भुज भी है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो ये बात हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कोण A प्लस में कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं कोण A प्लस में कोण C, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह से हो गया ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो ये इनके जो कोणों का योग 180 डिग्री है, और आपको पता है ये समांतर चतुर्भुज भी है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपस में कैसे हैं, बराबर भी है। तो इनको हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण C, यानी कोण A और कोण C आपस में कैसे बराबर है। कारण हो जाएगा क्योंकि ये पूरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे कारण यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया कारण इसका। क्योंकि कोण A और C आपस में कैसे हैं, ये बराबर है। बराबर होने का कारण क्योंकि ये पूरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एक बात सिद्ध हो रही है। तो हम लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। देखो पुनः समीकरण 1 से क्या बात सिद्ध हो रही है, देखो समीकरण 1 में ये वाला समीकरण 1 है, और समीकरण 1 के अंदर हमारा कोण A, यहाँ पे लिखते हैं कोण A। ठीक है, कोण A और कोण C, ठीक है, दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है ना। तो और हमारा कोण A किसके बराबर है, C के बराबर भी है। तो हम यहाँ पे कोण C के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोण A लिख सकते हैं। क्योंकि ये कोण A और कोण C को जोड़ करके 180 आ रहा है, तो हम कोण C के स्थान पे कोण A लिख सकते हैं, क्योंकि कोण C हमारा A के बराबर है। तो कोण A प्लस में कोण A, ठीक है, यानी कोण C के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, A लिख दिया, क्योंकि कोण C हमारे A के बराबर है। तो बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने कोण C के स्थान पे क्या लिख दिया, कोण A लिख दिया, क्योंकि कोण C किसके बराबर है, A के बराबर है, इसलिए। अब यहाँ पे 180 आ गया, तो कोण A और कोण A को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 कोण A बराबर 180 डिग्री, और 2 उधर जाएगा, तो कोण A बराबर 180 बटा में 2, ये कट गया, ये आ गया 90 डिग्री। तो देखो इधर हमारा कोण A का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। और आपको पता है
ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और सम्मुख कोण कैसे होंगे इसके बराबर, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और साथ में क्या है, ये इसकी एक विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज की कि इसके जो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा 90 का, यानी कि पड़ोसी कोण पड़ोसी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 90, तो 90 को 180 में घटाएंगे क्या आएगा 90, तो ये भी 90 का और इसके सम्मुख कोण भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री के। चारों कोण 90 डिग्री के हो गए। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण समकोण हो तो वह आयत होता है, अतः ABCD एक आयत है। इस तरह से लिख देंगे। हमारे पास कोण A 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण समकोण हो तो वह एक आयत होता है, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे, अतः ABCD एक आयत है। ये बात सिद्ध हो गई। तो इस तरह से 12वें सवाल का ये हो गया आंसर। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए कोई तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।